कि हिंदी के आदिकाल अपभ्रंश साहित्य, कि हिंदी का आदिकाल का जो अपभ्रंश साहित्य है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण 15 MCQs है। और ऐसे टॉपिक पे चर्चा की जाएगी जो आपको इसमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी दोस्तों। कक्षा हमारी 22 हो चुकी है आज। आदिकाल पे ही हमने 6-7 क्लासें बना दी है दोस्तों। तो आज दोस्तों 20 मई है। तो इससे पहले हमने 22 कक्षाएं बना दी। तो आज 22वीं कक्षा है जो हिंदी के आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य की रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों कक्षा का पहला ही प्रश्न आज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको प्राकृत भाष कहकर पुकारते हैं? तो आपने ये बताना है कि रामचंद्र शुक्ल जी किस भाषा को प्राकृतिक भाष कहते हैं, अवट को कहते हैं, अपभ्रंश को कहते हैं, और या फिर संस्कृत को कहते हैं, या वो पाली को कहते हैं। तो दोस्तों आपने ये बताना है कि रामचंद्र शुक्ल किस भाषा को प्राकृत भाषा कह के पुकारते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो रहने वाला है बी। यानी कि वो अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा कह के पुकारते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे कि रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा कह के पुकारते हैं। और इसी के साथ हम प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों कि साहित्य अपभ्रंश की पुरानी हिंदी कहकर कौन पुकारता है? मतलब साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कह के पुकारता है? तो आपने बताना है कि साहित्यक अपभ्रंश की पुरानी हिंदी कौन पुकारता है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी पुकारते हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी पुकारते हैं, और या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर ये हरिवंश राय बच्चन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहने वाला है ए, यानी कि साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी कहकर पुकारते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम प्रश्न संख्या 3 पे चलेंगे। और इसका जो उत्तर है वो रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारते हैं। तो जो शुक्ल हैं वो किसको, अपभ्रंश को क्या है, पुरानी हिंदी कह के पुकारते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 पे दोस्तों, आदिकालीन में साहित्य लेखन की शुरुआत कहीं कहाँ से मानी जाती है? तो आदिकाल में साहित्य लेखन की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? तो ये बताना है आपने दोस्तों कि प्राकृतिक भाषा से मानी जाती है, पाली से मानी जाती है, अवध से मानी जाती है, या फिर दोस्तों अपभ्रंश से मानी जाती है। तो क्या उत्तर रहने वाला है कि आदिकाल में साहित्य लेखन की जो शुरुआत है वो किस भाषा से यार कहाँ से मानी जाती है? तो इसकी जो शुरुआत है वो अपभ्रंश से मानी जाती है। और इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। इसका जो उत्तर है वो है कि हिंदी साहित्य के प्रथम चरण की जो शुरुआत है वो अपभ्रंश भाषा में मानी जाती है। जो हिंदी साहित्य की जो प्रथम चरण है, तो दोस्तों जो प्रथम चरण है उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? वो अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। तो ये ध्यान देना है आपने। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है कि वे कौन हैं जिन्होंने अपभ्रंश को हिंदी नहीं मानते पर वे कहते हैं कि अपभ्रंश हिंदी के काफ़ी नज़दीक है? तो ऐसे कौन से राइटर हैं या आलोचक है जिन्होंने कहा है कि अपभ्रंश को हिंदी नहीं मानते हैं वो, और वो कहते हैं कि अपभ्रंश जो है हिंदी के काफ़ी नज़दीक है? तो आपने उत्तर देना है दोस्तों। क्या इसमें आचार्य शुक्ल है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी है? तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है? तो प्रश्न एक बार फिर पुनः सुने कि वे कौन हैं जिन्होंने अपभ्रंश को हिंदी नहीं मानते हुए, अपभ्रंश को हिंदी नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि अपभ्रंश जो है हिंदी काफ़ी नज़दीक भाषा है? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है सी, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो ऐसा मानते हैं कि अपभ्रंश जो है जो हिंदी हिंदी के काफ़ी नज़दीक की भाषा है बोला। इसी के साथ हम, तो ये इसका आंसर था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो अपभ्रंश को हिंदी के काफ़ी नज़दीक मानते हैं, ना कि वो हिंदी मानते हैं।
प्रश्न संख्या 4 है कि जिस प्रकार गाथा प्राकृतक या प्राकृत का अपना छंद है, तो क्या कहना चाहता है कि जिस प्रकार गाथा गाथा जो है वो प्राकृतक भाष का क्या है, अपना एक छंद है। और उसी प्रकार क्या है दोहा या दुहा, क्या है दोहा या दुहा क्या है, अपभ्रंश का अपना छंद है। यह कथन किसने कहा है? तो आपने बताना है कि जिस प्रकार गाथा प्राकृतक भाष का छंद है, उसी प्रकार क्या है दोहा या दुहा अपभ्रंश का एक छंद है अपना। तो ये कथन किसने कहा है? क्या ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, और या फिर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, और या ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं? तो इसका दोस्तों उत्तर जो है वो रहने वाला है सी। और इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर में है कि अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी से माना जाता है। तो अपभ्रंश में जो दोहा है, दोहा काव्य है जो, उसकी जो शुरुआत है वो 6ठी शताब्दी से मानी जाती है। और इसके जो कवि हैं, जो कवि माने जाते हैं वो जो हिंदू माने जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम प्रश्न क्रम संख्या 6 पे चलते हैं। उपदेश रसायन रास रचना के रचनाकार कौन है? तो आपने बताना है कि उपदेश रसायन रचना के रचनाकार कौन है। क्या अब्दुल रहमान है, और या फिर पुष्पदंत है, या फिर जिनी दत्त सूरी है, और या स्वयंभू है? तो इसका दो उत्तर है दोस्तों उपदेश रसायन रास जो रचना है वो जिन दत्त सूरी की है। और इसी के साथ हम चलेंगे इसके उत्तर पे। और यह रचना अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य मानी जाती है। तो कौन सी रचना है? तो ये दोस्तों ये रचना जो है वो अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य मानी जाती है। उपदेश रसायन रास जो रचना है वो क्या है, प्रथम रास काव्य मानी जाती है, ठीक है, अपभ्रंश की। तो इसी के साथ हम प्रश्न संख्या 7 पे चलेंगे। अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? तो आपने बताना है कि अपभ्रंश जो नाम है वो सबसे पहले कहाँ पे मिलता है। राजा कीर्ति सिंह के शिलालेखों में मिलता है, या फिर राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है, और या फिर दोस्तों राजा मुंज के शिलालेखों में मिलता है, और या फिर आपने बताना है कि राजा महामत्य के शिलालेखों में मिलता है। तो दोस्तों अपभ्रंश का सबसे पहले जो है जो जो कहाँ पर मिला है, सबसे पहले जो सबूत मिले हैं वो मिले हैं दोस्तों आंसर बी, यानी कि राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में प्राप्त होता है। तो इसी के साथ दोस्तों हम इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर है इसका बी। और अपभ्रंश नाम सबसे पहले जो है वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्रम संख्या 7 है, स्वयंभू की रचना कौन सी है? तो आपने बताना है कि स्वयंभू की रचना क्या पौमचर्यू है, उसके बाद रिट चर्यू है, या फिर स्वयंभू छंद है, और पंचमी चर्यू है, या ऊपर दिए हुए सभी रचनाएं हैं? तो इसका दोस्तों उत्तर है कि पौमचर्यू भी स्वयंभू की रचना है। उसके बाद रिट मणिचर्यू भी इनकी रचना है। उसके बाद स्वयं छंदू इनकी रचना है। उसके बाद पंचम चर्यो ये भी स्वयंभू की रचना है। तो इस प्रकार दोस्तों उपरोक्त जो दी गई है सभी रचनाएं जो है वो स्वयंभू जी की है। और इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि इसके उत्तर एक बार देख लेते हैं कि इसका जो स्थिति काल है जो 8वीं शताब्दी मतलब 783 ईस्वी माना जाता है। किन का? स्वयंभू जी का, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना है अगर नोट नहीं किया हुआ है तो। तो दोस्तों इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 है कि पौमचर्यू रचना में कितने श्लोक कांड और संध्या मिलती है? तो आपने बताना है कि जो पौमचर्यू रचना है स्वयंभू जी की, यानी कि सबसे पहले तो है कि पौमचर्यू रचना किसकी है? तो ये स्वयंभू जी की है। तो दोस्तों इसमें आपने बताना है कि कितने क्या है कि कितने श्लोक मिलते हैं, और कितने कांड मिलते हैं, और कितनी जो है वो संध्या मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ उत्तर देखते हैं कि 12,000 श्लोक मिलते हैं, 5 कांड मिलते हैं, 90 संध्या मिलती हैं। क्या ये आंसर है इसका? और या फिर 12,500 श्लोक, 7 कांड, 95 संध्या मिलती है? क्या इसके अंदर 13,000 श्लोक, 7 कांड, 80 संध्या मिलती है? और क्या इसमें 11,500 श्लोक, 5 कांड और 90 संध्या मिलती है? तो दोस्तों आपने बताना है कि पौमचर्य रचना है उसमें कितने श्लोक, कांड और संध्या मिलती है। तो आंसर इसका जो दोस्तों रहने वाला वो ए रहने वाला है, कि यानी कि 12,000 इस रचना में श्लोक है, 5 इसमें कांड है, और 90 इसमें संध्या है दोस्तों। तो देखो इसमें 5 कांड है और 12,000 पूरे श्लोक है, ठीक है। इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। इसमें क्या लिखा है कि इसमें क्या है 83 संधियां स्वयंभू जी के द्वारा तथा शेष जो संधियां हैं इनके जो इनके पुत्र है त्रिभुवन के द्वारा रचित मानी जाती है, ठीक है। तो टोटल जो संधियां थी वो कितनी थी? 90 थी, है ना। संधियां थी जो 90 थी, और जो 83 संधियां हैं वो स्वयंभू जी के द्वारा रचित है,
और बाकी जो 7 संधियां हैं वो त्रिभुवन के द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पुष्पदंत की रचना कौन सी है? बोला पुष्पदंत कवि है, और जिनकी रचना आपने बताना है कि कौन कौन सी रचना है। तो आपने बताना है क्या महापुराण इनकी रचना है, या फिर यण कुमार चरियो इनकी रचना है, या फिर जस हरचरित इनकी रचना है, या उपरोक्त दी हुई सभी रचनाएं हैं। तो दोस्तों इस पुष्पदंत जी की जो सभी रचनाएं हैं वो जो है वो है डी आंसर, यानी कि ये उपरोक्त दी हुई सभी रचनाएं इनकी ही है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर में लिखा है कि इनका समय जो है, जो समय है जो जो समय है इनका 10वीं शताब्दी माना जाता है, और ये प्रारंभ में क्या है, शैव के अनुयायी माने जाते हैं, और बाद में अपने आश्चर्यदाता के अनुरोध पर क्या हुआ, जैन पंथ में से चले गए। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं 11 क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि शिव सिंह सेंगर ने अपभ्रंश का भवभूति किसे कहकर पुकारा है। तो आपने बताना है कि शिव सिंह सेंगर ने अपभ्रंश का भवभूति किसे कहकर पुकारा है। ठीक है, क्या स्वयंभू जी को कहा है उन्होंने, या धनपाल जी को कहा है, या पुष्पदंत जी को कहा है, या जैनदू जी को कहा है। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या रहने वाला है कि शिव सिंह सेंगर ने अपभ्रंश का भवभूति किसे कहकर पुकारा है। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है सी, यानी कि पुष्पदंत को जो शिव सिंह सेंगर जी है वो अपभ्रंश का भवभूति कहकर पुकारते हैं। और इसी के साथ हम इसका उत्तर देखते हैं कि महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी नोट करना है सभी ने। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन संख्या 12 पे चलते हैं कि पाहुड़ दोहा जो रचना है, कि पाहुड़ दोहा जो रचना है उसके रचनाकार आपने बताना है कौन है। क्या हेमचंद्र है, या फिर आपने बताना है राम सिंह है, या फिर जैनक है, या धनपाल है। तो दोस्तों आपने इसका उत्तर बताना है। इसका जो उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है बी, यानी कि पाहुड़ दोहा जो रचना है वो है राम सिंह की। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो राम सिंह का जो समय है वो क्या है, 11वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, तो राम सिंह का जो समय है वो माना जाता है 11वीं शताब्दी। ठीक है, और इसका जो आंसर था वो बी था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन संख्या 13 है कि रचना और रचनाकार को सम्मिलित करना है। आपने जो नीचे दी गई रचना है उसको आपने सम्मिलित करना है कि प्राकृतिक प्रकाश किसकी रचना है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, कुबलय माला किसकी रचना है, और पाहुड़ दोहा किसकी रचना है। तो दोस्तों प्राकृतिक जो प्रकाश है वो अपने को पता है कि वरु रुचि की रचना है। ठीक है, इसी के साथ हमारे को पता है कि कुबलय माला जो रचना है वो किसकी है, ये है उद्योतन सूरी की। ठीक है, इसके साथ हम दोस्तों पाहुड़ दोहा, हाँ इसका पता है अपने को, पाहुड़ दोहा किसकी, हेमचंद की रचना है। ठीक है, पाहुड़ दोहा। और जो पृथ्वीराज विजय है ये जैनक की रचना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इनको मिलाया कि ए का 1, ए का 2 है ना, ए का 2 कहाँ है, ए का 2, यानी कि ए का 2 ये तो नहीं है, ए का 4 ये नहीं है, ए का 2 या तो ये हो सकता है, ए का 2 ये, एक का 2 हो गया। उसके बाद क्या है, 2 का 1, 2 का 1 ये भी है। ठीक है, तो 2 का 1 ये है, तो ये कट हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या है, एक ही रह गया। और सी का 4 है, इसमें सी का 4 है, और डी का 3। ठीक है दोस्तों, इसके साथ क्या है, आंसर 3 था। और हम इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। जो भविष्यत कहाँ रचना के रचनाकार आपने बताना है दोस्तों कि भविष्यत कहाँ ये रचना किसकी है। ठीक है, तो आपने बताना है क्या हेमचंद की है, या राम सिंह की है, या जैनक की है, या फिर क्या है ये धनपाल की है। तो ये रचना दोस्तों धनपाल की है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि धनपाल का समय जो है क्या है, वो 10वीं शताब्दी माना जाता है। ये ध्यान देना है सभी ने। और इसी के साथ हम अंतिम प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतिम जो आज का प्रश्न है वो कि संदेश रासक जो रचना है, संदेश रासक जो रचना है इसके रचनाकार आपने बताना है कौन है। तो संदेश रासक रचना हमने पहले पढ़ी है कि किसकी है, ये हेमचंद की है, या ये रचना अब्दुल रहमान की है, या फिर ये रचना जैनक की है, और या धनयान बनपाल की है। तो आपने बताना है कि संदेश रासक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये जो रचना है वो अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या बी आंसर जाने वाला है, यानी कि ये रचना अब्दुल रहमान की है। इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। तो इसका उत्तर तो जो था वो बी था। और इनका जो समय है जो क्या है वो 12वीं शताब्दी माना जाता है अब्दुल रहमान का, ये नोट करना है आपने। यह एक क्या है, खंड काव्य है। ठीक है, इसमें क्या है, विजयनगर यानी कि जैसलमेर के एक वियोगिनी विरह का कथा का वर्णन किया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की जो कक्षा है वो यहीं समाप्त होती है।
और कक्षा आपको कैसी लगी आपने कमेंट में पक्का बताना है। इसके साथ क्या है कि दोस्तों, आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ कमी या क्लास अच्छी लग रही है तो आपने कमेंट में पक्का हमारे को बताना है। तो इसी इसी प्रकार की आपको अच्छी क्लासें देखने के लिए क्या है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमने आदिकाल के ऊपर कम से कम आज 6-7 क्लासें बना दी है, यानी कि कोई भी पॉइंट इसमें छूटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह जुड़े। मैं भी आपकी तरह ही तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। और इसी के साथ हम क्या है, पेपर ए की भी साथ में क्या है थोड़ा बहुत कुछ करवा रहे हैं, तो वो भी आपने क्लासें देख लेनी है।